आओ बेटा चलो। अब एक बहुत बढ़िया सी चीज देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, जो है यूट्यूब पर तुम्हें ज्यादा नहीं बताई जाएगी, बहुत बड़े ढंग से, है ना। सुनो क्या होती है चीज। चीज ये होती है, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर क्या मतलब है, सर क्या कहना चाहते हैं? सुनो मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया से तुम्हें मैं बात बताता हूं, ठीक है। सुनो, तो पहले तो मैं तुम्हारे साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की ही थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से आखिर मेरा मतलब क्या है, ठीक है। सुनो मेरी बात बेटा, जब कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में जब घूम रहा होता है ना, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल घूम रहा होता है, तो उस समय मान लो कि ये सर्कल है जिस रेडियस में पार्टिकल घूम रहा है, और आर उसकी रेडियस है, ठीक है। और इस समय मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी बिल्कुल इस समय पर यहां पर है ना। इस समय मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ होती है ना, ऐसे होती है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमना चाहता है, तो पार्टिकल को सर्कल में बनाए रखने के लिए बेटा एक इनवर्ड फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। सुनो, नहीं तो ये पार्टिकल, जो पार्टिकल इस समय यहां पर मौजूद है, ये तो इस सर्कल को छोड़ करके भाग जाएगा ना, परंतु एक फोर्स होता है जो हमेशा कैसा लगता है, गोले के सेंटर की तरफ लगता है, जो इस पार्टिकल को हमेशा अंदर की तरफ बेंड करके रखता है ना, हमेशा उसको गोले में मेंटेन करके रखता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये मास्टर स्क्रीन में से ही बाहर निकल आएगा भाई साहब। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं बेटा, है ना, जो कि हमेशा गोले के सेंटर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। तो फोर्स से मतलब कि एक्सेलरेशन भी है ना। तो इसका मतलब कि एक एक्सेलरेशन हमेशा देखो गोले के सेंटर की तरफ लग रहा होता है, अंदर की तरफ लग रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ। किसी भी आप समय पर देख लें, हमेशा ऐसे अंदर की तरफ लग रहा होगा, है ना। इस जगह पर देख लें, ऐसे लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसे। इस जगह पर देख लें, बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा। इस जगह पर देख लें, इस जगह पर बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा। किसी भी जगह पर आप देखें, हमेशा एक इनवर्ड एक्सेलरेशन उसको चाहिए, तभी वो पार्टिकल गोले में घूम पाएगा। हाँ, अब सोच करके देख बेटा, इस जगह पर वेलोसिटी ऐसी थी, अच्छा यहां पर वेलोसिटी ऐसी रही होगी, है ना। अच्छा यहां पर देखो तो यहां पर वेलोसिटी ऐसी रही होगी, है ना। अच्छा यहां देखो तो यहां वेलोसिटी ऐसी रही होगी। अच्छा यहां देखो तो यहां वेलोसिटी ऐसी रही होगी। तो सोच करके देख, तो वो इनवर्ड एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी, वो इनवर्ड एक्सेलरेशन देख, मैं लिख देता हूं उसको, है ना। ये इनवर्ड एक्सेलरेशन जो भी है ये, है ना, ये इनवर्ड एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी देखो हमेशा परपेंडिकुलर है। हमेशा कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो पूरे सर्कल पर भाई साहब कहीं पर भी देख ले, तो पूरे गोले पर तुझे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर नजर आएंगे। बोल बात समझ आई? पक्का? सोच लो। और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? जो लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं वो लोग ये बात जानते हैं कि भाई साहब एक्सेलरेशन कितना आता है? v²/r आता है। कितना आता है? v²/r। अब बेटा ये सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है ना, इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, ये तो अपन लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब सर्कुलर मोशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये प्रूफ भी कराऊंगा आपको कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। भाई साहब ये तो सिर्फ रफ्तार की डायरेक्शन चेंज करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब रफ्तार को बढ़ाता है, ये बढ़ाता नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। बहुत सारी बातें बताऊंगा, पर अभी अपने को क्या जानना जरूरी है कि एक्सेलरेशन इतना होता है, v²/r। क्या होता है? v²/r। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। अभी जो मैं आपको प्रोजेक्टाइल में जो सवाल करना चाहता हूं ना, उसके लिए इतना काफी है कि भाई साहब ये जो एक्सेलरेशन होता है, जो अंदर की तरफ लगता है गोले में, हमेशा अंदर की तरफ जो लग रहा होता है, ये v²/r होता है। बच्चा बोला ठीक, बात समझ आई सर आपकी? मैंने कहा ठीक है साला, ठीक है। तो अब सोच करके देख, तो ये r क्या है? ये r ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है ना। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सर्कल, कुछ भी बोल लो यार, है तो रेडियस ही। अरे है तो रेडियस ही। तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं, तो ये रेडियस बेसिकली है क्या? ये है v²/a, v²/a। और ये जो ac था ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को मैं बोल देता हूं मान लो a परपेंडिकुलर। सर a परपेंडिकुलर का है सर? देख a जो है ना, देख हमेशा v के परपेंडिकुलर है। a बेसिकली वो एक्सेलरेशन है जो उस r के परपेंडिकुलर है। हाँ, आप r को भी बोल सकते थे a के परपेंडिकुलर, परंतु r तो मुझे निकालना ही है, r तो मुझे निकाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना है यार, है ना। तो भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए मुझे सिर्फ उस एक्सेलरेशन से मतलब है जो कि उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। देख ध्यान से देख, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी, ये a, ये वेलोसिटी, ये a, ये वेलोसिटी, ये a। तो मुझे सिर्फ उस एक्सेलरेशन से लेना देना है जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। बात खत्म। बात समझ आई? आर के नहीं, आर के तो पैरेलल हो जाएगा। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम पक्का पक्का सोच ले। मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिखता हूं कि a परपेंडिकुलर इज दैट कंपोनेंट
ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर यहां प्रोजेक्टाइल में सर इस सर्कल का सर क्या लेना देना है सर, समझे नहीं सर हम। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख ध्यान से देख। आपको सवाल क्या पूछे जाएंगे मैं बताता हूं। पार्टिकल को आपने यहां से ऐसे फेंका, पार्टिकल ऐसे गया, हाँ ऐसे फेंका था आपने, पार्टिकल ऐसे चला गया। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसी बात थी। मान लो किसी भी ओ पॉइंट से आपने पार्टिकल को फेंका था और कुछ भी यू बना करके फेंका था, तो ये यू का कॉस थीटा और ये यू का साइन थीटा। बेटा आप किसी भी जगह पर देख ले पार्टिकल को, तो ये जो आर्क है, किसी भी जगह पर जो आर्क है, तो उस पर्टिकुलर आर्क को अगर आप देखें तो वो आर्क किसी न किसी गोले का ही तो हिस्सा रही होगी यार। हाँ भाई, पूरा का पूरा जो पैराबोला है, ये पूरा का पूरा जो पैराबोला है, इस पैराबोला पर का हर एक पार्टिकल, इस पैराबोला पर का हर एक लेंथ एलिमेंट छोटा सा, वो है तो किसी न किसी सर्कल का ही हिस्सा। हाँ मतलब उसको टेंजेंट मान के आप वहां पर सर्कल बना सकते हो ना। हाँ फॉर एग्जांपल देख, मैं तेरे को यहां बना करके दिखाता हूं, मैं इसको खराब नहीं करना चाहता। सुनो, जैसे मान लो ये है, ये मेरे पास एक कोई पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई ऐसे पैराबोलिक पाथ है, तो ये पैराबोलिक पाथ का मान लो यही एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है तो किसी ना किसी सर्कल का ही हिस्सा यार। हाँ बिल्कुल, देख बिल्कुल। हाँ उसके बाद पाथ चेंज हो गए, परंतु वो पर्टिकुलर आर्क तो उस सर्कल का ही हिस्सा है कि नहीं यार। हाँ है, बात समझ आई। यही पूछा जाता है तुमसे, यही सवाल पूछा जाता है, ये सवाल पूछती है भाई साहब। बोला जाता है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोला जाएगा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब कि जो पाथ है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एट सम जनरल टाइम t, ये सवाल पूछा जाता है। हाँ यार, तो ये तो अपने को पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब देख, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल दिया गया कि मान लीजिए ऐसा करते हैं, हाँ यहां मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ यहां मान लेते हैं, हाँ यही मान लो, चलो आओ सुनो, ये यहां मान लो। सुनो, बोला क्या कि पार्टिकल इस समय यहां मौजूद है, पार्टिकल इस समय बोला यहां मौजूद है, इसको मार्क कर देता हूं, पी को मार्क कर देता हूं ऐसे एक्स और वाई, ठीक है। बोला पार्टिकल इस समय यहां मौजूद है, बोला कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ इस समय। हाँ मैंने कहा ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने से मेरा मतलब है कि इस आर्क को अगर एक गोले में मान लिया जाता तो बेसिकली ये उस गोले का हिस्सा होती है, छोटी सी आर्क है ना। अब इसका अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर, ये अपने को बताना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी बात सुन, देख चर्चा कैसे आगे बढ़ती है, सुनो ध्यान से देखो। तो बेटा इस समय ये जो पार्टिकल रहा होगा, ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी रही होगी वो ये रही होगी, है ना, ये रही होगी। बोलो बात समझ आ रही है ना। हाँ मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, है ना। थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं इसको, रुको, है ना, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, है ना, ताकि कंसेप्ट में दिक्कत ना आए बिल्कुल भी ना। मैं नहीं चाहता भाई किसी भी बच्चे का कंसेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत आए, है ना। अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं उसको। सुनो देखो, ये रहा, आओ देखो, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। फिर से गलत बन गया, है ना। आज तो सही बना के ही मानूंगा भाई साहब इसको मैं, है ना। लो आ जाओ, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, परंतु मैं अच्छे से डायग्राम बनाना चाहता हूं यार, है ना। जितना सुंदर डायग्राम बनता है ना यार, उतना ही अच्छा कंसेप्ट बनता है, ठीक है। सुन मेरी बात, है ना। और मैं इसको एडिटिंग में निकालूंगा भी नहीं भाई साहब। पता तो चले कि डायग्राम बनने में मास्टर से भी गलतियां होती हैं, ऐसा बात नहीं होती है भाई साहब। लो ऐसे हमने फेंका, और मैं बिल्कुल इसको एडिटिंग में नहीं निकालूंगा, चाहे मुझे कितना टाइम लग जाए भाई साहब, है ना, चाहे कितना भी टाइम लग जाओ मुझे इसको बनाने में, परंतु मैं एडिटिंग में इसको नहीं निकालने वाला हूं। आ जाओ देखो, ये है पॉइंट P और मुझे यहीं पर बताना था, मान लो, ठीक है। तो ये यहां पर ऐसे गोला बना दिया गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे बतानी है। और इस समय पार्टिकल की जो रफ्तार है वो यहां है, लो है, बन गई, है ना। सुनो, पार्टिकल की रफ्तार कहां है इस समय पार्टिकल की रफ्तार ऐसी है ना, इस समय ऐसी है, देखो बहुत बढ़िया। इस समय इस पॉइंट P पर पार्टिकल की जो रफ्तार है वो ऐसी है। मैंने लाइन क्यों खींची उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा अभी। पीछे की तरफ क्यों खींचा उसके पीछे रीजन है, आप चाहो तो इसे ऐसे डॉटेड रख लो, कोई खास बात नहीं है ना। मैं तो इस समय पार्टिकल की रफ्तार देखना चाहता था, वो इस समय वहां पर है,
बात समझ आ रही है ना, और ये आर मुझे बताना है। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आई। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा नीचे की तरफ होता है ना। हाँ, तो मतलब पॉइंट पी पर जब पार्टिकल रहा होगा तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ये ही लग रहा होगा जी। बोल, बात समझ आई? पक्का 110%। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग निकाल चुके हैं? और क्या हमें निकालना भी आता है ईमानदारी से? अभी बताया गया है ना, बोलो निकाल सकते हैं एकदम पक्का पक्का? बहुत बढ़िया साहब, निकाल सकते हैं। सोच करके देख, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है। बच्चा बोला हाँ सर बिल्कुल अल्फा है। अब सोच करके देख, तो ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, आर वाली येलो लाइन, आपस में 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होते हैं। तो भाई साहब ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना है? ये है 90 माइनस अल्फा। ये कितना है? 90 माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल कितना हो गया? ये भी एंगल हो गया अल्फा। ये बात भाई साहब है ना। अब मुझे एक बात बता, मुझे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो, मुझे तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट चाहिए जो v के परपेंडिकुलर है। सोच, v के परपेंडिकुलर तो भाई साहब ये वाली लाइन है ना। हाँ, ये g है और ये अल्फा है, तो ये है g का कॉस अल्फा, ये है g का कॉस अल्फा। अब मुझे खुद से बताओ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर खुद से बोल, v स्क्वायर बाय कितना 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 g और साथ में कॉस अल्फा। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। वहां पर ये अल्फा क्या है? ये अल्फा वो एंगल नहीं है जिसके साथ पार्टिकल को छोड़ा था, वो तो थीटा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं। और ये कैसे आएगा? या तो एक्स और वाई से आ जाएगा या फिर वीएक्स और वीवाई से आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, हाँ ना बोलना पड़ेगा। परंतु मैं तो कहता हूं तू वीएक्स और वीवाई से ही निकालना, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वीएक्स और वीवाई निकाल करके वी नेट भी तो पता करना है ना, वो भी तो फॉर्मूला में इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? वी क्या है? ये किसी भी जनरल टाइम टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, जिस जगह पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला तो गधेड़े को भी याद रह जाता है, परंतु गधेड़े से सवाल नहीं बनते भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसे डिटेल नहीं पता फॉर्मूले की। पता तो मुझे भी नहीं चल रहा है कुछ भी। बच्चा सोच रहा है मास्टर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, साला समझ तो मुझे भी नहीं आता, ऊपर से ये गधेड़ा गधेड़ा कह के कौन सा शोर कर देता है कि ये तो गधेड़े को भी पता, मुझे तो इतना ही पता था, ये मुझे तो गधेड़ा बोल रहा है मास्टर, मैं नहीं पढ़ रहा इससे। अरे हाँ ना बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? भाई सभी वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी वो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उस जगह पर वेलोसिटी है जहां पर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना चाहते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि एक्स और वाई से भी आ सकता है आने को तो, परंतु मैं चाहता हूं आप वीएक्स और वीवाई निकाल करके उसको बताना, ताकि आपको वहां से वीनेट भी निकालना आसान हो जाए, कैलकुलेशन छोटी हो जाए। आई होप बात समझ आ गई होगी। पक्का मैं यहां पर लिख देता हूं, चलो, कि जो अल्फा है ना, अल्फा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। बच्चा बोला ठीक। सर बात समझ आई है कि नहीं आई? भाई साहब सवाल आए जे एडवांस में, इसके ऊपर कराऊंगा भी मैं। आई होप तुम्हें बात समझ आ रही होगी यार, पक्का है ना? नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बताना जरूर है कि सर यहाँ सर थोड़ा कच्चा रह गया, सर नहीं समझ आया, है ना? और समझ आया तो भी बताना सर समझ आया। पक्का? बस कंसेप्ट सिर्फ इतना सा था। क्या कंसेप्ट था? कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय ए परपेंडिकुलर, वेयर ए परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना? और यहां पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो हमें जी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जी के कॉस अल्फा से लेना देना है भाई साहब। और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। आई होप हमें फॉर्मूला समझ आ गया होगा। पक्का 100%? सोच ले। चलो एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो। अब तो बस सवाल ही सवाल करने हैं, खत्म हो गया बस, आज की टेक्निक सीखने का दौर तो खत्म हो गया, अब तो सवाल ही सवाल करने हैं, कर लो। आओ बेटा चलो देखो, अब एक बहुत ही जानदार सा सवाल तुम्हारे सामने फिर से मौजूद है। देखो जानते हो सवाल पूछा गया था जेई 2019 में, ठीक है? 2019 में सवाल पूछा गया मेंस में, और सवाल भाई सब जानते हो वाकई में बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं इसको सही बताऊं तो मैं इसको बोलूंगा कि यार ये एडवांस में भी सवाल आ सकता था, कोई मतलब विशेष बात नहीं होती अगर ये एडवांस में सवाल पूछा जाता तो, क्योंकि कंसेप्ट ही इस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं यार इसके अंदर, है कि नहीं? तो अगर बच्चे का कंसेप्ट अगर क्लियर हो, ढंग से उसको क्लैरिटी है ना, तब जाके सवाल बैठेगा, और नहीं तो सवाल बैठने वाला नहीं है। देखो पढ़ते हैं मिल करके, क्या सवाल है? देखो सवाल बोला गया कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0 विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है? बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज r, neglecting the air resistance and taking the acceleration due to gravity to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r। क्या पूछा अपने से? रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछ ली, जो भी तुमको लेक्चर में पढ़ा करके आया हूं। बोलो बात समझ आई? वो फॉर्मूला बताया था ना, वो इस सवाल के लिए ही बताया था, ताकि तुझे वो फॉर्मूला भाई साहब देख करके तो सवाल बना पाए ढंग से एकदम।
फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन कराया, तुझको अच्छे से समझाया, लॉजिक समझाया कैसे आता है। तो अगर फॉर्मूला आएगा तभी ये सवाल बैठेगा, और नहीं तो सवाल नहीं आएगा भाई साहब। बोलो बात समझ आ गई है? पक्का 100% कराऊं मैं इस सवाल को? देखो मेरी बात सुनो, सवाल बहुत आसान है, आसान तो नहीं बोलना चाहिए, सवाल थोड़ा सा यार अच्छा है वैसे तो, सही बताऊं तो, है ना। देखो आओ चलो मिल करके करते हैं उसको। देखो डेटा देख लें एक बार क्या क्या बोला गया है ना। सवाल देखो इस प्रकार से बोला गया, और ये धरती माता है ना। एक बार जरा डेटा देख लिया जाए एक बार कैसा है ना। पार्टिकल को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से और 60 डिग्री के एंगल से, है ना। बस ये दिया गया है। इसके अलावा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है ना। आ जाओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो मान लो पार्टिकल ने कुछ तो ऐसा पाथ ऐसे लिया होगा, है ना, और यहां पर आकर के ऐसे हिट कर गया होगा। तो मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेटा मान लो पार्टिकल ना, मान लो कहीं आपका यही मौजूद था, कहीं यही मौजूद था, है ना। मान लो पार्टिकल यहां मौजूद था। बोलो बात समझ आ रही है? पक्का। तो इस समय उसका जो वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा इस समय, वो इस जगह पर ऐसा रहा होगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जगह पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, ऐसा कुछ रहा होगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी। तभी तो ऊपर उठा, और देखो ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, इससे ऊपर भी गया। क्यों गया? क्योंकि भाई साहब ऊपर की तरफ है उसकी वेलोसिटी, है ना। अब सोच करके देख, इसको अगर आप मतलब यहां पर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो, अगर मान लो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना, तो इस सर्कल की जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपसे पूछी गई है। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपसे पूछा जा रहा है। हाँ ना बोलो यार, तुम्हें नहीं आया यार, ये वो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमसे पूछा जा रहा है। मैं समझू, मेरी बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। अब सोच करके देखो, तो अगर मुझे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, मैं जानता हूं बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है v स्क्वायर और डिवाइड बाय a परपेंडिकुलर। अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था यार, है ना। और यहां पर वो a परपेंडिकुलर मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, g cos ऑफ अल्फा होता है। क्या होता है? g cos ऑफ अल्फा होता है। और ये अल्फा क्या होता है? दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। माने ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये अल्फा होता है। इसको बोल लो, ये इसको बोल लो, ये अल्फा है। 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये अल्फा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बताना है अपने को। बात समझ आ रही है? तो इस जगह पर मुझे v की वैल्यू पता होनी चाहिए और मुझे इस अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाकर के मुझसे r आएगा, और नहीं तो r आने वाला नहीं है। करवाऊं मैं? तो बहुत आसान है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर vx और vy निकाल लो यार, है ना। सुनो, ये v है ना, तो ये इधर रहा होगा vx, है ना, और ये इधर रहा होगा vy। हाँ ना बोलो यार, है ना। अच्छा देखो, 10 मीटर पर सेकंड से आपने पार्टिकल को फेंका है ना, तो देखो ये कितना है, ये है 10 का cos 60, 10 का cos 60 मतलब 1/2, तो ये हो गया भाई साहब 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हो गया 10 का sin 60 मतलब √3/2, तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया साहब। सुनो, तो ux कितना है? ux है 5 मीटर और पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अच्छा uy कितना है? uy है भाई साहब 5√3 और मीटर और पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अच्छा x में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले भाई साहब, है ना। और y में एक्सेलरेशन कितना है? y में एक्सेलरेशन है भाई साहब -10 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। सर -10, अरे जी नीचे लग रहा है ना भाई मेरे, है ना, तो नीचे की तरफ है तो माइनस लिया जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? अब सुनो, x में भी क्या लगा दें? इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली, पर लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि vx और ux तो बराबर ही आने वाले हैं भाई साहब, इसमें क्या ही बताऊं, है ना। अच्छा, तो vx तो बेसिकली 5 ही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया। लो भाई, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भाई साहब पार्टिकल यहां था ना। लो भाई साहब, तो vx तो कितना है? vx तो 5 ही है, 5 मीटर पर सेकेंड। सर 5 क्यों है सर? अरे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ x डायरेक्शन में, तो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t, और ax तो 0 है, इसलिए vx इज इक्वल टू ux, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे y डायरेक्शन में, तो क्या मिल जाएगा? vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, तो vy क्या आ गया? ये आ गया uy डूडो, ये रहा 5√3 माइनस का 10 और इंटू 1, है ना। 1 सेकेंड पर बतानी थी ना रफ्तार, तो vy भी बता दी मैंने। क्या बता दी? vy भी बता दी मैंने, 5√3 और माइनस का 10। अब सोच करके देखो, तुमसे अल्फा पूछना चाह रहा हूं, अभी बता के आया हूं सब कुछ, बोलो, है ना। तो ध्यान से देखो, तो इसको देखो, ये vy, ये v और ये vx, तो बेटा जो 10 अल्फा आने वाला है वो क्या आने वाला है? vy बाय vx के बराबर आने वाला है, और vy और vx दोनों ही मुझे पता है। हाँ ना बोलना पड़ेगा? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही? देखो आ जाओ, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 10 अल्फा की वैल्यू आ गई vy बाय vx, तो vy कितना है? ये है 5√3 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय vx, vx कितना है? ये रहा, कितना आया? 5।
बल बात समझ आ रही है? अब बेटा इसके लिए अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। जानते हो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अल्फा है ये 15 डिग्री के आसपास का आता है। कितना आता है? 15 डिग्री के आसपास का आता है अल्फा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नॉन मेडिकल वाले बच्चे समझते हैं भाई साहब, इतना हल्का सवाल नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब सवाल बहुत टफ था, वाकई में तो एडवांस लेवल के सवाल, उसका सवाल था ये। तो अल्फा कितना आता है बेटा? 15 डिग्री के आसपास का अल्फा आता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ओके, अल्फा हमने निकाल लिया। अच्छा वी भी तो हमें निकालना पड़ेगा, ये वी भी तो ये वी कितना है? ये वी तो देखो वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर और प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो अरे समझ रहे हो ना यार, वी एक्स स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट निकालना आता है कि नहीं आता भाई साहब? आता है अपने को, है ना? नॉर्मल सी बात है। नहीं आता तो वेक्टर वाली सीरीज नीचे पड़ी हुई है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है लिंक, नहीं तो चैनल पर जाना, डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल, जिसमें चैनल पर तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी वेक्टर वाली, देख करके आना भाई साहब। अच्छा सवाल है ये, हल्का सवाल नहीं है भाई साहब। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो भाई साहब वी एक्स कितना है? वी एक्स तो 5 है, तो लो 25। कितना आया? 25 प्लस वी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है अपने को, तो कितना आया? 5√3 और -10 और इसका स्क्वायर। चलो स्क्वायर करते हैं इसका, सुनो। तो ये आया 25 प्लस कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो 5 5 25 दिया 75, ठीक है, माइनस का प्लस का 100 और माइनस का 2ab माने 100√3। बोलो बात समझ आई? पक्का? आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। सुनो देखो, तो कितना आया ये? देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? देखो 100 और 100 ये हो गए 200 माइनस, है ना? 200 माइनस, सुनो √3 कितना होता है? 1.75 के आसपास का होता है, हाँ ना? बोल यार। तो कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 के आसपास का हो जाएगा ना, 175। तो ये आया भाई साहब। तो वी स्क्वायर कितना आ गया? वी स्क्वायर कितना आ गया? कितना भाई साहब? 25। कितना आया? 25। तो भाई साहब आ गया आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है? वी स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा। वी स्क्वायर बाय जी कॉस अल्फा। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माने 25 और डिवाइड बाय 10 इंटू कॉस अल्फा, कॉस 15 डिग्री। कितना? कॉस 15 डिग्री। जानते हो कॉस 15 डिग्री 0.97 के आसपास का होता है। कितना होता है? 0.97 के आसपास का होता है। तो भाई साहब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ तो 2.8 मीटर। कितना आ जाएगा? 2.8 मीटर। देखो ऑप्शन मैच करता है क्या? देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखें। ऑप्शन मैच करेगा भाई साहब सी नंबर, 2.8 मीटर। सवाल वाकई में बहुत जानदार है, जिसकी भाई साहब कैलकुलेशन अच्छी है ना, कैलकुलेशन में जिसकी पकड़ अच्छी है भाई साहब, उसी से सवाल होगा ये। इसको कंसेप्ट पता है भाई साहब। ये कंसेप्ट भाई साहब हल्का कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़े कंसेप्ट है, और इसको मैंने चैनल पर देखो कवर भी किया, थोड़ी देर पहले तुमको समझाया। मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो लिख सकता था ना, पर मैंने नहीं लिखा भाई साहब, समझाया तुमको कि कैसे आता है, ताकि मैं तुमसे ये सवाल करवा पाऊं। नहीं तो सवाल में बच्चों के तोते उड़ जाते भाई साहब। हाँ ना? बोलो भाई साहब, पक्का सोच ले, आगे बढ़ सकता हूं। एक और जानदार सवाल करवाना है मुझे अभी, पक्का? चलो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं।